साथियों को नमस्कार। तो आपका 55 सवारा का आंसर की आ चुकी फाइनल और अब आयोग ने आपसे ऑब्जेक्शन मांगे हैं। तो सभी साथी बाबा मुझसे मैसेज कर रहे थे कि भैया कौन कौन से क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन आपको लग रहा है। तो कुछ मैंने क्वेश्चंस को सेपरेट किया है जहाँ पर कुछ ऑप्शंस जो कुछ मिस्टेक्स देखने को मिल रही हैं, तो आप चाहते हैं तो उस पर ऑब्जेक्शन को लगा सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन पर क्या है। हिंदी में भी शायद 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पर ऑब्जेक्शन है। पहला क्वेश्चन देखिए हमारे पास यही है, अशुद्ध वाक्य कौन सा है। इसमें आयोग ने माना कि आकाश में झंडा लहरा रहा है। देखिए पहला ही ऑप्शन देख लो, अगर यहाँ पर हमें अगर 2-3 1 2 और 3 ए बी और डी इनमें ही कंफ्यूजन ज़्यादा हो रही है। सबसे पहले देखो क्या है, रमेश की तो अक्ल मारी गई है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर या तो रमेश की मति मारी गई होता तो वो व्याकरण के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक होता, या रमेश की अक्ल ही मारी गई है ये हो जाता तो भी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ठीक रहता। ओके, अब दूसरा है जैसे मुझे हिंदी आती है। अब यहाँ पर क्लियर ही पता नहीं है कि मुझे हिंदी क्या नहीं आती है। हिंदी बोलना नहीं आती है, हिंदी लिखना नहीं आती है, हिंदी पढ़ना नहीं आती है, क्या नहीं आती है। तो अगर देखा जाए क्वेश्चन पेपर ये है इसका कि जो आना है, जैसे आता है आना, वो एक ये जो आता क्रिया है वो किसी अमूर्त ज्ञान के लिए यूज नहीं करी जाती है। ये क्वेश्चन का इसमें ऑप्शन है आकाश में झंडा लहरा रहा है, तो जो डी ऑप्शन है। अब देखिए एक होता है लहराना, एक होता है फहराना, इन दोनों में अंतर समझना है आपको। देखिए आकाश में झंडा लहरा रहा है, अब यहाँ पर आयोग ने जो माना है। अब देखो लहराना का मतलब क्या होता है कि कोई भी झंडा, कोई भी जैसे नदी की लहर है, ये ऑटोमेटिक अपने ही उससे चलती है, ऑटोमेटिक बाय नेचर चलती है, कोई उसमें अपना फोर्स नहीं दे रहा होता है। लहराना, हवा का लहराना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर कोई भी चीज़ नेचुरल ही होती है तो उसको लहराने बोलते हैं, और अगर कोई अपने काइनेटिक एनर्जी से यूज़ करता है, मतलब झंडे को इधर उधर करते तो फहराना। जैसे प्रधानमंत्री ने लाल किले पर झंडा फहराया, ना कि लहराया। तो यहाँ पर जैसे कि आकाश में झंडा, ऑब्वियसली सी बात है, कोई वहाँ पर फहरा तो रहा नहीं होगा आकाश में, तो लहराना तो होगा ही होगा। अब यहाँ पर होगा कि आकाश में झंडा लहर रहा है, ये होता। अब यहाँ पर है कि आकाश में झंडा लहरा रहा है। तो देखा जाए यहाँ पर तीनों में से कोई क्लियर नहीं है, तो ये आपका एक ऑब्जेक्शन हो सकता है, पहला क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देशज शब्द की दृष्टि से कौन सा है। फटाफट खचाखट डांडी, एक्चुअली ये सही है, जबकि आयोग ने माना है सराय परायत और बड़बड़ाना। अगर हम गूगल पे सर्च मारते हैं, एक बार देख लें, परात कौन सा शब्द है, तो गूगल बाबा क्या बोलते हैं, गूगल बाबा बोलते हैं परात जो शब्द है वो पुर्तगाली है। ओके, अच्छा यहाँ पर टेक्स्ट बुक ने भी दिया हुआ है, लेकिन टेक्स्ट बुक ने क्या कहा है, टेक्स्ट बुक ने अपने ऑप्शन में बोला है कि परात है वो पुर्तगाली वर्ड है, बट आयोग ने क्या माना है ये वाला। तो यहाँ पर एक आपका ऑब्जेक्शन लग जाएगा, ये बुक में भी दिया हुआ है। फाइनली 1-2 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं यहाँ पर जहाँ पर ऑब्जेक्शन आ जाएगा। अब आते थर्ड क्वेश्चन पे, तथ्य प्रत्यय के अनुसार कौन सा विकल्प बेमेल है। देखिए यहाँ पे सुंदरता, मानवता। अब पहले हमको ये समझना पड़ेगा तथ्य प्रत्यय होता क्या। देखो जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लग जाते हैं तो वो प्रत्यय होते हैं। आपको ऑलरेडी पता होगा प्रत्यय जो शब्दों के लास्ट में लगते हैं। और उसके बाद में अब देखो जैसे यहाँ पर है विशेषता है मोटा, किसी की विशेषता है मोटापा, बूढ़ा, ये भी विशेषता होती है। और लेकिन जो बहनापा है ये होती बहन, वो वाला नहीं है आप कहना कि बहना ने भाई कला प्यार बाना है, तो सिस्टर वाला बहनापा नहीं है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। ये है जैसे हम लोग बोलते हैं पढ़ का पढ़ना हो जाता है, खा का खाना हो जाता है, चल का चलना हो जाता है, मतलब लास्ट में जोड़ दिया, तो उसी से ही ये बना है बहना, मतलब नदी का बहना। फिर से आ गया नदी का बहना, हवा का बहना, तो ये वो वाला बहना है, ना कि सिस्टर वाला। तो ये बहनापा जो है आपका, ये एक आपका क्रिया वाला है, क्योंकि ये जो बहना, उठना, चलना, फिरना, ये होती क्रिया प्रत्यय होती हैं, कृत प्रत्यय जिसे बोलते हैं। तो ये तो दोनों आपकी तद्य प्रत्यय हो जाएंगी, विशेषण के लगी हैं, और ये वाला जो है आपका वो कृत प्रत्यय हो जाएगा। तो ये वाला भी क्वेश्चन आपका एक ऑब्जेक्शनल हो जाता है, इसको कर सकते हैं। हाँ, हरदेव बिहारी बुक में बहनापा की जगह बहिनापा, मतलब ई की मात्रा लगी है, इसको आपको ध्यान रखिएगा।
तो थर्ड क्वेश्चन मुझे ये ऑब्जेक्शन लगा है, तो आप इसको कर सकते हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि शायद मैं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगा कि इस पर ऑब्जेक्शन हो सकता है, तो इसीलिए मैंने आपको ये बताया है। उसके बाद में अब हम आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। देखिए, चिकुर, सिरोरू, अलग और कुंतल, ये वाला क्वेश्चन है। अब देखिए, ये जो है ये जो बाल होते हैं सर के बाल, उनका पर्यायवाची दिया हुआ है। चिकुर माने भी बाल होता है। अब देखिए यहाँ पर ये जो सिरोरू है ये एक वर्तनी अशुद्धि है। अगर आप किसी बुक में देखेंगे, वो क्या हम लोग यहीं पर देख लेते हैं एक बार। शिरोरू मैंने सर्च किया था, शिरोरू या शिरोरू, चलिए ये देखिए मैंने सर्च किया था तब बताया था शिरोरू। एक्चुअली मेरी जो बुक है वो एक मेरा साथी ले गया, इसलिए मैं बुक से आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए शिरोरू आपको यहीं पर मिलेगा, ऐसे ही मिलेगा। तो देखा जाए तो एक ये वर्तनी वाली अशुद्धि आपको देखने को मिलेगी, सिरोरू वाली। तो ये भी एक आपका ऑब्जेक्शनल क्वेश्चन हो जाता है, इसको भी आप ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं इस वाले क्वेश्चन पर भी। अब ये भगवान गौतम बुद्ध वाला देखते हैं। वर्तमान उत्तर प्रदेश के प्राचीन ऐतिहासिक इतिहास, यहाँ पर देखिए भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कुशीनगर में दिया, ये तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। यहाँ पर उन्होंने जो उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो हुई थी, उन्होंने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, जिसको बोला गया था धर्मचक्र परिवर्तन। उसके बाद में कुरु, पांचाल, वत्स और विदेह मध्य देश के प्रमुख महाजनपदों में से थे, जो राज्य के प्रमुख प्रारंभिक क्षेत्र के गठन करते थे। देखिए, कुरु, पांचाल, वत्स और विदेह मध्य देश। अब सबसे पहले समझना पड़ेगा कि मध्य देश क्या होता है। देखो, जो मध्य देश का जो एरिया है वह हरियाणा, दिल्ली, ओके, जो कुरु का प्रदेश है ऊपर हरियाणा, दिल्ली से लेकर जो आपका कौशाम्बी, जो प्रयागराज, वाराणसी, ये वाला जो एरिया आता है, मतलब ऊपर हरियाणा, दिल्ली से लेकर नीचे जो प्रयागराज, आपका जो वाराणसी का क्षेत्र है, ये सारा का सारा मध्य देश में आता था। ठीक है, तो यहाँ पर इनमें कुरु, पांचाल और वत्स ये तीनों उसी में आ जाएंगे। लेकिन आपका ये जो विदेह है ये वाला, ठीक, ये जो है वो उत्तरी बिहार में आता है प्रेजेंट टाइम में। ओके, ये एक महाजनपद था, ये जिसकी राजधानी जनकपुर थी। जनकपुर आपको जानते हो, तो सीता माता के जो पिता थे जनकपुरी, जो मिथिला थे, तो वहीं पर है। और ये इस टाइम अगर देखा जाए तो ये साउथ नेपाल और उत्तरी बिहार इसके बॉर्डर पर बनते थे। इसको बोलते थे विदेह, मतलब ऊपर का नेपाल, दक्षिणी नेपाल और नीचे से उत्तरी बिहार, यहाँ का ये पोजीशन है। ठीक है, आप बात समझ में आ गए होंगे। जैसे आज का अगर देखा जाए तो बिहार का सीतामढ़ी हो गया, दरभंगा हो गया, मधुबनी वाला क्षेत्र हो गया, सुपौल हो गया, समस्तीपुर वाले, ये जितने क्षेत्र हैं ये बिहार में आते हैं। तो अगर देखा जाए तो कुरु, पांचाल, वत्स ये जो तीन हैं ये तो आपके मध्य देश में आएगी, लेकिन विदेह ये वाला ये मध्य देश में नहीं आता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी सम्राट अशोक ने मध्य देश में कई लोग कल्याणकारी कार्य करवाए, तो हाँ ये करवाए थे। तो अगर हम देखते हैं पहला वाला तो गलत, केवल दो तो नहीं होगा और दो के साथ में तीन में नहीं होगा केवल। देखिए अगला क्वेश्चन है, वह हवा से बातें कर रहा है। अब आयोग ने लगाया कि ये रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति है, और उसके बाद में लेकिन ये इसका आंसर होना चाहिए लक्षणा शब्द शक्ति, जो कि बच्चे ने डी वाला लगाया है। अब देखिए इसमें मतलब अंतर क्या होता है कि वह हवा से बातें कर रहा है। अब अगर इसका हम शाब्दिक अर्थ देखें तो क्या मतलब कोई व्यक्ति क्या हवा से बातें कर लेगा? नहीं। इसका अगर देखा जाए लाक्षणिक अर्थ देखा जाए तो होता है कि वह बहुत तेजी से दौड़ रहा है, इसका मतलब सिर्फ पल सा यही होगा। तो यहाँ पर जो है लक्षणा शब्द शक्ति कही जाएगी। अब इन दोनों में अंतर क्या है? जैसे जो आयोग ने रूढ़ा लक्षणा लगाया है और हमने लगाया लक्षणा शब्द शक्ति, तो जैसे है क्या कि जैसे रूढ़ा लक्षणा में क्या होता है कि जब कोई लाक्षणिक अर्थ होता है तो वो सोसाइटी में इतना फेमस हो जाए कि लोग उसका जो मूल अर्थ है वही भूल जाएं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं कि वह शेर है, तो क्या वो जानवर है? नहीं, मतलब वो बहादुर है, इसका मतलब सिंपल सा यही है। ये रूढ़ा लक्षणा होता है। और जबकि सामान्य लक्षणा क्या है कि जैसे जब हमने कोई बात बोली तो उसका मेन अर्थ को छोड़कर हम जो उसके जो दूसरा प्रासंगिक वर्ड है उसको पकड़ लें। जो जिसका एग्जाम्पल ये है कि वह हवा से बातें कर रहा है, यहाँ पर क्या आ जाएगा कि वो हवा से बातें नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि वह हवा से तेज दौड़ रहा है, हवा की गति के समान दौड़ रहा है। तो यहाँ पर जो 18वें का है इसमें जो ऑप्शन आएगा डी आएगा, लक्षणा शब्द शक्ति।
इसकी अब एक्चुअली मेरे पास बुक नहीं है जो बुक से बता सकता था मैं, बुक मेरा एक दोस्त ले गया है, मैं क्या बताऊं। एक क्वेश्चन ये वाला है, ये थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन लग रहा है। प्रत्येक सत्र में लगभग 50 से 55 छात्र प्रतिभागी शामिल होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। चर्चा किए जाने वाले विषयों पर विवादास्पद मुद्दों से बचना चाहिए। अब अगर हम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अब हम नेशनल यूथ पार्लियामेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी, जिसमें एक तो ये वाला ऑप्शन पहला मिल ही आता है कि ईच यूथ पार्लियामेंट सिटिंग में कंसिस्ट ऑफ अबाउट 50 to 55 स्टूडेंट, बिल्कुल सही है पहला ऑप्शन। एक ऑप्शन तो ये है इसका, द सब्जेक्ट टू बी सिलेक्टेड फॉर डिस्कशन इन यूथ पार्लियामेंट शुड बी एज फार एज पॉसिबल नॉन कंट्रोवर्शियल, तो ये भी ठीक है, नॉन कंट्रोवर्शियल उसमें ऑप्शन में है, वो भी सही है। भागीदारी प्रति वर्ष प्रति संस्थान केवल एक सत्र तक ही सीमित है। अब अगर यहाँ पर देखा जाए, मुझे करेक्ट करिएगा आप लोग, यहाँ पर दिया हुआ है कि एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पार्टिसिपेट एनी नंबर ऑफ टाइम इन पोर्टल बेस्ड यूथ पार्लियामेंट प्रोग्राम टू कंडक्ट द यूथ पार्लियामेंट सिटिंग विद सेपरेट बैचेस ऑफ स्टूडेंट, मतलब वहां पर दे रखा है एक बार और यहाँ पर दिया हुआ मल्टीपल टाइम। एक तो मुझे ये कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है, और लास्ट में है कि यह युवा संवाद वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित किया जाता है। ये ऑनलाइन नहीं, ये तो है कि ये ऑफलाइन होता है, केवल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, बाकी ये होते स्कूल्स में फिजिकली ये कराए जाते हैं। तो इसमें से कौन सा सही होना चाहिए, ये थोड़ा सा मुझे इसमें कंफ्यूजन लग रही है, क्योंकि पोर्टल से जब मैं इसको कंपेरिजन कर रहा हूँ। एक ये वाला आपका हो जाएगा। एक क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई वाला। देखिए, एक क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के बारे में दिए कथनों पर विचार कीजिए। चलिए हम सीधे चलते हैं रानी लक्ष्मीबाई वाली वेबसाइट पर चलते हैं। डायरेक्ट करने के बाद में सीधे हम चले जाते हैं महिला सम्मान कोष पे आते हैं। ये आपका ओपन हो जाएगा, और यहाँ से अगर हम इनका जियो को डाउनलोड करते हैं, ये है जियो, और ये नियमावली 2015 वाली हिंदी में। आप अगर हम यहाँ पर आते हैं ये वाला, अब देखिए पहला ऑप्शन है यह हिंसा और शिकार महिलाओं को पुनर्निर्माण सर्जरी सहित आर्थिक और चिकित्सा राहत प्रदान करता है, बिल्कुल सही बात है। ये आपको देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें, यह जघन्य हिंसा के शिकार महिलाओं बालिकाओं जिन्हें तात्कालिक आर्थिक और चिकित्सा राहत सुनिश्चित करेगा, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। हिंसा की शिकार महिलाओं के नाबालिग बच्चों को शैक्षिक और चिकित्सा सहायता प्रदान की जाएगी, वही चीज़ है, दोनों एक ही जगह जैसे ही हैं, महिलाओं और बालिकाओं नाबालिग जो बच्चे हैं उनको की जाएगी। यह कोष केवल उन महिलाओं को बच्चों की सहायता करता है जो हिंसा के प्रत्यक्ष शिकार हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि ऐसे महिलाओं बालिकाओं को सहायता प्रदान उपलब्ध कराना जो हिंसा के प्रत्यक्ष शिकार नहीं है, जबकि इसमें दिया है प्रत्यक्ष शिकार हैं, तो ये वाला नहीं है, और ये तीसरा वाला ये गलत हो जाएगा। मतलब ये है कि आयोग ने 4 बोला, लेकिन इसका आंसर 3 आना चाहिए। लक्ष्मीबाई वाला भी गलत है। तो ये है कुछ क्वेश्चन। हाँ, एक बच्चे ने मुझे इंस्टा पर मैसेज किया था कि भैया जो अमेंडमेंट वाला था लैंग्वेज वाला, वो भी देख लीजिए क्या वो गलत है, तो वो गलत नहीं, वो बिल्कुल सही है। वहां पर पूछा गया कौन सी नहीं जोड़ी गई है, तो उन्होंने बोला कि नीचे की उपयुक्त में से कोई नहीं जोड़ेगी, तो मतलब सारी की सारी जोड़ी गई हैं। ये आपका ये समझो ग्रामेटिकल समझने की मिस्टेक है, बाकी वो क्वेश्चन बिल्कुल सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन है, एक दिन रुक जाइए, मेरी बुक वो लड़का ले गया है, तो मैं इसके ऑब्जेक्शन आपको विद ऑथेंटिक बुक्स के बारे दिखा दूंगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।